नाज़रीन, नेतन्याहू एक मूजी मर्ज का शिकार हो चुका है और अपनी बीमारी को खुफिया रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नेतन्याहू जो है वो एक मूजी मर्ज का शिकार हो चुका है। तो इस तरह इजराइल में अब ये देखा जा रहा है कि एक ऐसे बंदे के ऊपर लाया जा रहा है जो मेंटली भी फिट नहीं है और बीमारी का भी शिकार है और एक ऐसी जंगों के अंदर इजराइल को झोंक रहा है जो ना खत्म होने वाली हैं। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकेगा इन लंबी जंगों के अंदर, क्योंकि ये वो जारियत है जो सबसे लंबी तरीन जारी है। इससे पहले 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 34 डेज तक इजराइल जब वो उसने कोई वॉर की है, तो ये सबसे ऑलरेडी लंबी वॉर है। और वो शख्स जो मेंटली भी फिट नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट तबका उसके साथ, और ऊपर से मूजी मर्ज का भी शिकार हो चुका है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फ्रांस और इजराइल के दरमियान कशीदगी जारी है, क्योंकि फ्रांस से फिलिस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट होने जा रही है। जून का महीना शुरू हो चुका है और तैयारियां इस वक्त बहुत तेज हो रही हैं। बड़ी हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस जो है वो मिड जून के अंदर होने जा रही है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसी दरमियान नाज़रीन कुछ और बड़ा खतरनाक हो गया है। हम यूक्रेन जंग के हवाले से आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि यूक्रेन की जो जंग है वो बहुत एस्केलेट करने जा रही है और यूक्रेन की जंग का बरह रास्त ताल्लुक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ भी है, मिडिल ईस्ट के साथ भी है। आपने देखा जो सीरिया में रिजीम चेंज हुआ उसमें यूक्रेनियन फोर्सेस भी शामिल थी, उनकी वेपन और इकोनॉमिक सपोर्ट भी शामिल थी। अफ्रीका के अंदर यूक्रेन की प्रेजेंस है, वहां पर प्रॉक्सी वॉर जारी है। तो यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो मिडिल ईस्ट को बरह रास्त असरअंदाज करता है। और अब देखिए, यूक्रेन की जंग ना होती तो पुतिन और ईरान कभी इतने करीब ना आते, तो ये इस जंग ने करीब किया ना, और ना ही रशिया और चाइना कभी इतने करीब आते। तो यूक्रेन की जंग का बहुत बड़ा किरदार है। अब अगर वो जंग रुकती है तो भी उसके असरात हैं, अगर वो एस्केलेट होती है तो भी उसके असरात हैं, और वो आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है। नाज़रीन, वो जंग एस्केलेट हो गई है और इस तरह से एस्केलेट हो गई है कि ये जो टाइम इस वक्त गुजर रहा है, न्यूक्लियर जंग के खतरात वहां पर बहुत बढ़ गए। नाज़रीन, यूक्रेन ने इस पूरी जंग का सबसे बड़ा हमला जो वो रशिया के ऊपर कर दिया। रशिया की डीप इनसाइड बेसेस जो वो उनको हिट कर दिया है 3000 किलोमीटर, और उससे अगली बात यह कि 7000 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया के यूक्रेनी ड्रोन्स ने जाकर अटैक कर दिया। यानी यूक्रेन जो है वो यही चल रहा था ना, बाइडेन के आखिरी टाइम में भी यही मसला था कि ये डीप इनसाइड रशिया हिट करने जा रहे थे और मिसाइल मांग रहे थे। अब उनके पास कुछ ऐसे ड्रोन्स आए हैं कि उन्होंने 3000 से लेकर 7000 अंदर रशिया के जाकर हिट कर दिया है और रशिया की सिक्योर तरीन जो बेसेस हैं और उनके कीमती तरीन जो बॉम्बर्स हैं उनको हिट कर दिया है। बताया जा रहा है कि कम से कम 40 एयरक्राफ्ट रशिया के उनकी बेसेस के ऊपर जो खड़े हुए थे वो हिट हो गए। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है और 3000 डीप इनसाइड रशिया के किया गया, 40 जंगी त्यारे और उनमें कीमती तरीन रशियन बॉम्बर्स भी हैं। और वो बॉम्बर्स हैं जिनमें सिर्फ ऐसे बॉम्बर्स भी हिट हुए हैं जो जिनकी टोटल तादाद रशिया के पास सिर्फ 10 है। इतने आप कह लें कि वो कीमती हैं, इतनी ज्यादा उनकी अहमियत है, इतने वो महंगे हैं कि रशिया के पास टोटल वो 10 के करीब है बॉम्बर्स। उनको भी यूक्रेनी ड्रोन्स ने जाकर एक्यूरेसी के साथ हिट कर दिया है। तो ये मामला वहां पर बहुत खराब हो गया है और साथ यूक्रेन की जानब से कुछ ऐसे हमले भी करवाए गए हैं कि जिसमें जो पैसेंजर ट्रेन है, सिविलियन की ट्रेन है, उनके ऊपर भी बॉम्बिंग अटैक्स करवाए गए। और इसके साथ पोलैंड ने अपना जो बॉर्डर है वहां पर खंदके खोदना जो है वो शुरू कर दी हैं। और साथ बर्तानिया से खबर ये आ रही है कि बर्तानिया ने अमेरिका से वो जेट्स लेने का अनाउंस किया है जो न्यूक्लियर फायर कर सकें, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल जो फायर कर सकें, कैरी कर सकें, वो जेट्स खरीदने की तैयारी लंदन ने पकड़ ली है। और साथ बर्तानिया ने अनाउंस किया है कि वो मजीद असलहा फैक्ट्रीज लगाने जा रहा है। पूरे यूरोप के अंदर ये फिनोमेना देखा जा रहा है जो असलहा फैक्ट्रीज वहां पर लग रही। तो ये सारा किस चीज की तैयारी हो रही है साथ, और ये यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला रशिया के ऊपर हो गया है। और सारी बात है, रशिया से बहुत बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर होने जा रहा है और डीप इनसाइड अगर यूक्रेन जा चुका है और पीछे से जाहिर बात है ये ड्रोन्स आए हैं तो उन्होंने हिट किए हैं, और अगर मजीद मिसाइल भी मिलने जा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा खतरात है कि रशिया जवाब न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कन्वेंशनल तरीके से वो कैसे लड़ेगा यूक्रेन से। इतने यहां से अब यूक्रेन ड्रोन्स फायर कर रहा है कि वो रोके नहीं जा रहे हैं और वो रुक भी नहीं सकते हैं। तो रशिया क्या ये कबूल करता रहेगा कि उनकी बेसेस हिट हो, उनका पूरा निजाम दरम बरम हो जाए? ये तो रशिया किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जंग जब बड़े खतरनाक उस डायरेक्शन के अंदर जब वो चली गई। हालांकि ट्रंप ने ये अनाउंस किया था सारा इलेक्शन उसने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन की जंग के ऊपर लड़ा है और साथ इमिग्रेशन के ऊपर लड़ा है, और यूक्रेन की जंग तेज हो गई और मिडिल ईस्ट की जंग भी आपके सामने है। और कितने अफसोसनाक वाकयात जब वो इस वक्त गजा के अंदर हो रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, कल से जो अरब और इजरायली हैं इनकी आपस में टेंशंस बहुत आई हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं ये इजराइल के इत्तेहादी हैं, इसमें कोई अब दूसरी बात नहीं है। पिछले कई सालों से इनका इत्तेहाद जो है वो कायम हो चुका है। जॉर्डन और इजिप्ट का पिछली कई दहाइयों से और बाकी कुछ दिगर मालिक जो है उनका पिछले कुछ सालों से है, अच्छे ताल्लुकात हैं, एक इत्तेहाद है। और मिडिल ईस्ट कैसे चलेगा इस पर उनका कंसेंसस है, और वो ये है कि ईरान को कन्फ्रंट करना है, रेजिस्टेंस के खिलाफ इनको खत्म करना है, ये उनका एक कंसेंसस है, और आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी इसके ऊपर आगे चलना है। लेकिन अब वो उस तरह से तो मामला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा जो इनका एक, लेकिन अब उस तरह से तो मामला
मामला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और खासकर कल से इनके दरमियान आपस में टेंशंस बहुत बढ़ गई हैं। जो अरब फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो तो यरूशलेम जाएंगे और मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद वो रमल्ला जाएंगे जहां पर फलस्तीनी सदर के साथ मुलाकात करेंगे। और 67 के बाद पहली बार ऐसा दौरा होने जा रहा था जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे। तो इजराइल ने जो है एंट्री देने से इनकार कर दिया। अब ये वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जिनका यूरोपीय यूनियन के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका है और इन्वेस्टमेंट के बाद अमेरिका के ऊपर भी ये इन्फ्लुएंस है वो गेन कर रहे हैं। तो अब इनकी जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। एक तो पहली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इजराइल के खिलाफ। हम कितनी बार इसका तज़किरा कर चुके हैं कि ये एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सके। ये जनाब इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है कि सारा जिम्मेदार इजराइल है। अब इसमें कोई नई बात तो नहीं है, मतलब ये तो हम रोज ही बात कर रहे हैं कि जो है इजराइल है फसाद और जंगों की जड़। लेकिन जब हम इन गवर्नमेंट्स की सतह पर देखते हैं तो क्या वो भी इसी बयानी को एंडोर्स करते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। वो तो कहते हैं इसकी जिम्मेदार हमास है, इसकी जिम्मेदार रेजिस्टेंस है, इसका जिम्मेदार ईरान है, ये जो जंग छिड़ी है। अमेरिका ये बयानियां बनाता है ना और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इस बयानी को एंडोर्स करते हैं। तो आज इन्होंने ज्वाइंटली ये कहा है कि जो जंगों का जिम्मेदार है वो इजराइल है और ये जिस रास्ते के ऊपर है ये तबाही का रास्ता है, ठीक है। और इस तरह से मामला चलने वाले नहीं है। ये आज जनाब इन्होंने अपने वेस्टर्न जो इत्तेहादी हैं उनको ये बात सुना दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द अरब इस्लामिक मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन द सिजेशन ऑफ वॉर इन गाजा। साथ इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि अब फलस्तीनी रियासत के हवाले से तेजी के साथ इकदाम उठाए जाएंगे। इजराइल रिफ्यूजल टू विजिट द ज्वाइंट डेलीगेशन इज एविडेंस ऑफ इट्स एक्सट्रीमिज्म, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट। ये इजराइल के इंतहा पसंद होने का, देखिए मैटर करती हैं चीजें, अवाम की सतह पर कुछ और होता है। असल बात तो वो है ना जो गवर्नमेंट की सतह के ऊपर ये किस चीज को एंडोर्स करते हैं। तो वो तो ये कहते हैं कि जंग जो है वो हमास की वजह से हुई है और सारा मामला। तो आज वो कह रहे हैं कि इजराइल एक्सट्रीमिस्ट है, ये पीस को रिजेक्ट कर रहा है एंड इट्स डिजायर फॉर नथिंग बट वायलेंस। और ये किस रास्ते के ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ वायलेंस के ऊपर। तो ये तो तबाही है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर वी डिस्कस एफर्ट्स टू एनकरेज मोर कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। अब उन्होंने कहा कि हम बाकी कंट्रीज में ये पूरी तरह से तहरीक चलाने जा रहे हैं कि बहुत सारे दीगर कंट्रीज जो हैं वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। ये बहुत बड़ी बात है। वी कंडेम द इजरायली बिहेवियर ऑफ रिफ्यूजिंग द मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन टू एंट्री रमल्ला एंड मीटिंग विद प्रेसिडेंट अबू माज़न। बाकी मुल्कों में अब जाकर वो तहरीक चलाएंगे, उनको इंकरेज करेंगे कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। और आज उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब दिया है। तो इजराइल ने इससे कुछ अचीव नहीं किया है। बात यह है कि इजराइल ने जो रास्ता चुना है वो उसकी डिफीट का रास्ता है, एक लंबी जंगों का रास्ता है जिसमें ये प्रोजेक्ट चल नहीं सकता है, ये सस्टेन नहीं कर। अब आप देखिए कि गुस्सा के साथ तक बढ़ता चला जा रहा है जिससे इन गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। एक और बड़ा बेरहम वाकया हुआ है। वो फलस्तीनी डॉक्टर तो आपको याद है जिनके बारे में एक दिल दहला देना वाकया पेश आया कि वो ड्यूटी पर थी और उनके 9 बच्चे शहीद हो गए और उसी हॉस्पिटल के अंदर लाए गए जहां पर वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। 9 के 9 बच्चे थे, सबके सब जब वो शहीद हो गए। कितनी बेरहमी की बात है। आप जरा सोचिए उन वालिदैन के ऊपर क्या गुजर रही होगी, कैसे उन्होंने ये चीजें कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। उसके बावजूद उन्होंने अपनी ड्यूटी जारी रखी और आज क्या हुआ है कि उनके हस्बैंड भी शहीद हो गए। उन डॉक्टर के हस्बैंड भी आज इजरायली बमबारी के अंदर शहीद हो गए। ये अभी वाकया हुआ है। और इसके साथ साथ जो एड सेंटर है इसको यूनाइटेड नेशन ने डेथ ट्रैप करार दे दिया है। आफ्टर इजराइल किल्ड हर 9 चिल्ड्रन, गाजा डॉक्टर लॉस हिज हस्बैंड। आज उनके हस्बैंड भी शहीद हो गए हैं। एड टर्न्ड इनटू एम्बुश द इजरायली हंगर ट्रैप मैसेकर इन गाजा। तो यूनाइटेड नेशन ने इसको हंगर और डेथ ट्रैप जो है वो करार दे दिया है। अच्छा, नेतन्याहू जो है, एक तो इसका बॉस बाइडन वो कैंसर में मुब्तला हो चुका है, एग्रेसिव स्टेज का कैंसर है। नेतन्याहू के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये किसी मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला हो चुका है और इसकी स्टेज है वो काफी आगे है इसकी बीमारी की और ये उसको छुपाना चाह रहा है। और आज इजरायली मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है कि कैसे इसको खुफिया तौर पर अस्पताल भी ले जाया जाता है। और यरूशलेम पोस्ट में यह बताया गया है कि अब इसके कन्वॉय के साथ एक सीक्रेट एम्बुलेंस भी चल रही होती है, ठीक है ना। ये अभी इसके कन्वॉय के अंदर शामिल की गई है और रिपोर्ट में यह भी पता चला कि इसको एक हार्ट अटैक भी आ चुका है और इसके साथ ये किसी और मूजी मर्ज के अंदर भी मुब्तला हो चुका है। सिंस हिज लास्ट हार्ट अटैक अ सीक्रेट एम्बुलेंस हैज बीन फॉलोइंग नेतन्याहू's कन्वॉय, यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है। तो अभी इसकी बीमारी की टोटल मुकम्मल डिटेल तो नहीं आई है कि वो कौन सी बीमारी है, उसकी स्टेज क्या है, लेकिन इजरायली मीडिया बता रहा है कि किसी ना किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है। और इस तरह से देखें, एक एम्बुलेंस तो साथ ट्रैवल कर रही होती है लेकिन ये वो वाली एम्बुलेंस नहीं है कि कोई अटैक हो जाएगा। और इसमें यानी इसकी बीमारी से रिलेटेड वो तमाम चीजें उसमें दी गई हैं। और खासकर जब ये ऐसी जगह पर ट्रैवल करता है जो हॉस्पिटल से बहुत दूर हो तो खासकर जब उसका एहतमाम किया जाता है तो ये किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है। और इजरायली इस वक्त देख रहे हैं कि ये पता नहीं कितने दिन चलता है और ये हमें कैसी जंगों के अंदर जो है वो झोंक कर जा रहा है। और इजराइल के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक लीगल एक प्रोसेस भी शुरू कर दिया इसको मेंटली जो है वो अनफिट करार देने का। तो बहरहाल ये सारी चीजें में साथ जारी हैं लेकिन फ्रांस और इजराइल का फड्डा पड़ा हुआ है। और उसमें जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है जो पहले ही दिन मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गया था और इस तरह का कोई वाकया इससे पहले नहीं हुआ, उसने जनाब मैक्रोन के फ्रांस के खिलाफ बयान दिया। हॉकबे ये उसका नाम है, स्लैम्स फ्रेंच बैक्ड पैलेस्टीनियन स्टेटहुड पुश एट यूनाइटेड नेशंस, सेज यूएस इजराइल आर इनसेपरेबली लिंक्ड और इफ फ्रांस इज रियली डिटरमाइंड फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट, अगर फ्रांस वाकई
मिल्कियत फलस्तीनी रियासत बनाना चाहता है, आई हैव अ सजेशन फॉर देम, कार्व आउट अ पीस ऑफ द फ्रेंच रावेरिया एम्बेसडर हॉगबे से। अगर बनानी है फलस्तीनी रियासत तो कहीं फ्रांस अपनी ही किसी टेरिटरी के ऊपर कोई एक कोने के ऊपर फलस्तीनी रियासत बना दे, अगर इसको बहुत शौक है। ये फॉलिंग एम्पायर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कि ये अमेरिकी एम्बेसडर है इजराइल में, इसका काम इजराइल के डिफेंड करना है या अमेरिका को डिफेंड करना है? यानी देखे ना, प्रोफेशनलिज्म में चीजें मैटर करती हैं। तो आज वो अपने सबसे बड़े थाती फ्रांस के खिलाफ, जिसने अमेरिकी एम्पायर को चलाने के लिए अफ्रीका में क्या क्या जुल्म नहीं ढाए फ्रांस ने, कितनी बेरहम हिस्ट्री है फ्रांस की, और अमेरिकी एम्पायर को चलाने के लिए फ्रांस ने क्या किरदार अदा नहीं किया। इन्होंने रीजन्स बांटे हुए थे ना, मतलब फ्रांस का बहुत बड़ा किरदार अफ्रीका में था, बर्तानिया का कहीं और था। तो उस फ्रांस के खिलाफ कह रहा है कि उसको बहुत शौक है तो अपनी उधर टेरिटरी के अंदर बना दे। अब ये तो बहुत बड़ी तस्दीक है फ्रांस के लिए, इस तरह उनको बात सुनाना। और सुना कौन रहा है? इजरायली एम्बेसडर नहीं सुना रहा, अमेरिकी एम्बेसडर सुना रहा है। तो ऐसे तो दुनिया नहीं चलती है, यानी वो भी फ्रांस है, वो भी एक बड़ी ताकत है, तो और फिर अमेरिकी एम्बेसडर उसको बात सुना रहा है। तो इस तरह से दुनिया का ये एक फॉलिंग एम्पायर है, और इसी तरह से अब ये काम कर रहा है। मतलब इनकी गैर संजीदगी देखे ना, और एक्सट्रीमिज्म आप देखिए। अगली बात यह है कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट कर गई है, और इतनी एस्केलेट कर गई है कि खतरात न्यूक्लियर के हवाले से बहुत बढ़ गए। पुतिन ने यह कह रखा है, रशिया ने यह कह रखा है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वक्त। ये पहली वार्निंग होगी, और न्यूक्लियर यानी जापान के बाद ये पहला न्यूक्लियर होगा जो इस्तेमाल होगा, और उन्होंने कहा कि हम कहीं ना कहीं फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर इस्तेमाल कर देंगे। तो अब जनाब जो सबसे बड़ी रेड लाइन थी रशिया की, उसमें से एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है कि डीप इनसाइड रशिया हिट हुआ है। और इससे पहले तो वो मिसाइल मांग रहे थे अंदर हिट करने के लिए, लेकिन उन्होंने ड्रोन्स के साथ हिट कर दिया, बहुत अंदर जाके 3000 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 7000 किलोमीटर डीप इनसाइड उन्होंने जाकर रशिया में हिट कर दिया है। और वैसे तो मिसाइल की बात चल रही थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, लेकिन ये ड्रोन्स के साथ उन्होंने ये हमला किया है, और रशिया का बहुत नुकसान हुआ है। और कंसर्न रशिया में बहुत बढ़ गए हैं कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी जो बड़ी सिक्योर और सेंसिटिव बेसेस हैं, जहां पर उनके यानी होता है ना कि आपकी स्टेट की रियल जो पावर है जहां पर डिप्लॉय है, मतलब अमेरिका है ना, तो बर्तानिया है, तो उनके जो सबसे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है वो जिस बेस के ऊपर खड़े हैं, तो रशिया में वो बेस हिट हुई है। यानी आप कहते हैं कि रशिया है, उसकी एक एक्सट्रीम पावर क्या है, उसकी जो वो वाली बेसेस है ना, वो हिट हुई हैं, यूक्रेन ने की हैं। और एक A50 बॉम्बर है, ये A50 बॉम्बर जो है वो 10 के करीब है रशिया के पास, और एक की कीमत $350 मिलियन है। F-35 से कई गुना महंगा है। तो टोटल इनके जो नंबर है वो 10 के करीब हैं। यूक्रेन ने इनको भी हिट कर दिया। टोटल ये बताया जा रहा है कि 40 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, बॉम्बर्स और फाइटर जेट 40 के करीब जो हिट कर दिए हैं यूक्रेन ने। ये बहुत बड़ी ये एस्केलेशन हो गई पिछले घंटों के अंदर। यूक्रेन हिट्स रशियन बॉम्बर बेसेस विद FPV ड्रोन स्वैम। कीव इंडिपेंडेंट यूक्रेन का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रशियन बॉम्बर्स आर बर्निंग इन मैसी, यूक्रेन्स SBU ड्रोन्स हिट मोर देन 40 एयरक्राफ्ट इन मैस अटैक। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा मीडिया, कीव इंडिपेंडेंट। 40 एयरक्राफ्ट कम से कम हिट हो गए। फिर एक और उनकी हेडलाइन देखिए, यूक्रेन अटैक्स इलीट रशियन बेस नियरली 7000 किलोमीटर अवे, पोटेंशियल रशियन टारगेट्स फॉर यूक्रेन्स 3000 किलोमीटर ड्रोन, द रशियन एयरक्राफ्ट एलिजेडली हिट। ये यूक्रेनी मीडिया बता रहा है। A50 जो कि प्रोवाइड करता है बड़े क्रिटिकल फंक्शंस, ये बड़ा खास बॉम्बर्स है जो जंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, गाइडेड मिसाइल के साथ लैस है, और कोऑर्डिनेट करता है रशियन अटैक्स के लिए, जो फाइटर जेट्स अटैक करते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन करता है। और रशिया पोजेस लेस देन 10 ऑफ दीस प्लेन, 10 से भी कम है, कोई 8-9 होंगे, और इसकी कीमत जो है वो $350 मिलियन है। तो ये 3 से 4 बताया जा रहा है कि ये हिट हुए हैं। ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है रशिया के लिए कि उनकी बेसिस जो सिक्योर तरीन है, देखें वो अपना ये सारा सामान जो यूक्रेन के बॉर्डर से बहुत दूर ले गए थे, इतना दूर के जो इनके पास एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है वो हिट ना कर सके, और इसलिए जो ये नया देना चाह रहा था बेस्ट, उसके ऊपर रशिया कह रहा था अगर दिया तो हम बर्लिन को हिट करेंगे। ये सारी बातें वो कर रहे थे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इनके पास है उससे वो दूर ले गए थे। तो अब वो जो दूर इक्विपमेंट इन्होंने जाकर डिप्लॉय किया यूक्रेन के बॉर्डर से, वो हिट हो गया है, और बहुत कंसर्न की बात है। राइट नाउ यूक्रेनियन फोर्सेस कंडक्टिंग लार्ज स्केल स्पेशल ऑपरेशन टू डिस्ट्रॉय एनिमी बॉम्बर एयरक्राफ्ट इन रेयर ऑफ रशियन फेडरेशन। ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस और उनके सपोर्ट के बगैर ये हमला हो नहीं सकता है। और अगली बात आप सुनिए, ब्रिटेन सीक्स टू परचेज US फाइटर जेट्स केपेबल ऑफ लॉन्चिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए यहां पर कोई शुगल नहीं हो रहा है, ये किस चीज की तैयारी की जा रही है उनको देखें। जब वो जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा। तो यूके भी कोई आलमी जंग के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ, ना ही फ्रांस ना ही कोई और, सबको पता है सबने आलमी जंगें लड़ी हैं, इन्होंने तो लड़ी हैं, और जर्मनी भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक एरोगेंस होती है ना, आप एक चीज में ट्रैप हो जाते हैं, बस अब उससे निकल भी नहीं सकते, और वो बस मामला चलता चला जा रहा है। तो साथ साथ आलमी जंग की तैयारियां की जा रही हैं, चाहता शायद कोई भी ना हो, क्योंकि पता है कि न्यूक्लियर जंग में पता नहीं क्या होगा, लेकिन बस उसकी तरफ सब खींचे चले जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी, आज बर्तानिया मांग रहा है, तैयारी कर रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फायर करने के लिए, वो फाइटर जेट्स चाह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 6 असलहा फैक्ट्री ये लगाने जा रहे हैं, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन ये बर्तानिया खासतौर पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है 6 असलहा फैक्ट्रीज वो लगाने जा रहे हैं। एंड पोलैंड प्रिपेयरिंग टू बिल्ड बंकर्स ट्रेंचेस अलोंग बॉर्डर्स विद रशिया एंड बेलारूस। फोर्ट्रेस पोलैंड कंट्री begins construction of 1.9 billion pound east shield lining its borders with Russia
Russia and Belarus with anti-tank fortifications, artificial intelligence-powered surveillance and anti-drone systems. Poland is actively building trenches and anti-tank defense lines near the border with the. There are also reports of local residents being evacuated from border areas. ये सब जंग की तैयारियां हैं और अगर ये जंग नहीं रुकती तो आने वाले महीनों के अंदर ये किसी भी वक्त आलमी जंग में देखिए आप उस जगह के ऊपर चले गए हैं कि मतलब रशिया वार्निंग दे चुका है न्यूक्लियर की, उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल ही करना है ना, वार्निंग तो आ चुकी है और शदीद तरीन वार्निंग आ चुकी है और रशिया कभी भी ये करना नहीं चाहता। लेकिन जब वेस्ट नहीं तैयार और अब वो असलहा प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, न्यूक्लियर फायर करने की बात कर रहे हैं, वो कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, तो ये मामला वहां पर बड़ा खराब हो रहा है। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने 250 रखा करें, इजाजत, अल्लाह हाफिज।